Hello dear students, today I am going to explain chapter 3 Glimpses of the Past. First of all, introduction. Writer of the chapter is S.D. Sawant. This graphic story depicts the advent and spread of British rule over India. We get to know the details of early days of the British rule, the many ways the Britishers exploited Indians and the many atrocities our countrymen had to suffer. It also depicts some of the brave men who not only fought against all the injustice but inspired others to fight with them. ये जो चैप्टर है ये है एक ग्राफिक स्टोरी है जो कि आपको ब्रिटिश रूल जो इंडिया के अंदर चला था उसके बारे में बताएगा। आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग बताएगा, मीन्स स्टार्टिंग 1757 से और एंडिंग कब तक हुई 1857 तक। इसमें वो बताएगा कि किस किस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे एक्सप्लॉइट्स करते थे, इंडियंस का शोषण करते थे। एक्सप्लॉइटेशन मीन्स शोषण करते थे। और किस किस तरीके से हमारे जो पैट्रियट्स थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन किए, क्या क्या आंदोलन किए, किन किन राजाओं जो राजा थे वो इसके अंदर शामिल हुए, ये सब इसके अंदर चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द समरी ऑफ द चैप्टर. The chapter starts with the picture of Lata Mangeshkar singing a patriotic song that urges Indians to remember the many sacrifices made by our countrymen to gain independence from the British. Then we begin from the beginning of the British Empire in India. जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है लता मंगेशकर की फ़ोटो के साथ में, जो कि दिल्ली के एक फंक्शन में खड़ी हैं और वहाँ पर बोल रही हैं, ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टरीज। लता मंगेशकर का बहुत ही फेमस गाना है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। उसके बिहार पर ये बोला जा रहा है, उसी गीत को इन्होंने यहाँ पर गाया है। द मार्टरीज, फर्स्ट स्टेप है द मार्टरीज। मार्टरीज मीन्स जो हमारे मतलब सोल्जर्स थे उनके लिए। तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। ये चैप्टर आपका टाइम टू टाइम चलेगा, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 9 स्टेज के अंदर आपको जो 1857 का जो रिवोल्ट था, इंडिपेंडेंस जो वॉर थी हमारी फर्स्ट, उसको ये पूरा डिस्क्राइब करेगा। नाउ द सेकेंड इज द कंपनी कन्क्वेस्ट्स. Timing is 1757 to 1849. Here you can see India map. In this yellow part is Indian princess, मतलब जो येलो वाला जो पार्ट था वो इंडियन प्रिंसेस का था, और ये जो पिंक कलर का पार्ट था ये ब्रिटिश टेरिटरीज, मतलब बहुत ही कम एरिया के अंदर ब्रिटिश का रूल था, लेकिन धीरे धीरे करके वो कैसे बढ़ा ये बताएंगे। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. इसके अंदर बताया गया है कि बहुत सुपीरियर वेपन्स के साथ किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को फैलाया, एक्सटेंड किया इन 18th सेंचुरी के अंदर। 18th सेंचुरी के अंदर अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी, यानी कि अभी से आज से लगभग 250-300 साल पहले। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, जो इंडिया के जो प्रिंसेस थे वो मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड मीन्स होता है लैकिंग इमेजिनेशन, मतलब वो आगे के बारे में नहीं सोच सकते थे ज़्यादा। दैट अपस्टार्ट राजाबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम। ये जो आप देख रहे हो, ये जो बबल्स के अंदर जो दे रखा है ये कन्वर्सेशन दिखा रखी है, और ये ऊपर की जो लाइनिंग्स दिखा रखी हैं ऊपर नीचे, ये जो आपको दिखा रखी है पिक्चर के साथ में, ये आपको बताया जा रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो बबल्स के अंदर है ये तो कन्वर्सेशन है कि जो एक राजा है वो बोल रहा है कि मतलब कि इंग्लिश ब्रिटिशर्स को, इन मर्चेंट्स को बुलाओ, वो हेल्प करेंगे हमारी एक दूसरे को हराने। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कंस्टेंट फाइट्स, मतलब जो इंडिया के जो राजा थे, जो प्रिंस थे, वो एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते थे। एक दूसरे का राज्य, एक दूसरे का क्षेत्र को हड़पने के लिए वो एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते थे। तो इसमें वो किसकी मदद कर लेते थे? ब्रिटिशर्स की, इंग्लिश मर्चेंट्स की।
वो अपनी मदद के लिए उनको बुलाते थे, बिना ये सोचे समझे, बिना आगे की सोचे समझे कि इसका क्या नतीजा हो सकता है। The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. अब क्योंकि उन्होंने हेल्प ली थी, जो रिवलरीज होते हैं, रिवलरीज मीन्स कंपटीशन फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव और फॉर सुपीरियरिटी इन द सेम फील्ड। मतलब रिवलरीज मतलब जैसे राजा एक दूसरे राजा के साथ सेम पोजीशन पे हो गया, वो उसका कंपटीशन हो गया उसके साथ में सेम ऑब्जेक्ट के साथ में। तो रिवलरीज मतलब ये होता है कि अपने दुश्मन, आप एनिमी बोल सकते हो। हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक राजा दूसरे राजा को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करता था और इस तरीके से सबड्यू मीन्स ओवरकम, वो हासिल कर पाए, जो इंडियन के जो प्रिंसेस थे उनके ऊपर उन्होंने कब्जा किया एक के बाद एक। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो राजा थे आपस में लड़ते रहते थे, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते थे या ब्रिटिशर्स को अच्छा समझते थे। कुछ इंडियन प्रिंसेस ऐसे भी थे जो कि ये जानते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे इंडिया के लिए सही नहीं है। उनमें से एक थे टीपू सुल्तान, मैसूर के थे टीपू सुल्तान। वो आगे की सोचते थे, मतलब अफार सिंह रूलर थे, वो आगे की सोचने वाले रूलर थे। वो जब तक उनके वो अपनी आखिरी सांस तक उन अंग्रेजों से लड़ते रहे थे। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेट्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रिटिशर्स आए थे उनको लेकर अलग अलग जो इंडियंस जो थे वो अलग अलग क्या सोच रहे थे। कुछ उनको अच्छा बता रहे थे, कुछ उनको खराब बता रहे थे। फर्स्ट वाली लाइन में बताया गया है कि कुछ इंडियंस जो थे कह रहे थे कि भगवान का शुक्र है कि ब्रिटिशर्स आ गए, अब यहाँ पर ना तो लूटपाट होगी ना ठगी वगैरह होगी। सेकंड बबल के अंदर बोला गया है कि थैंक गॉड, मतलब गॉड ही है जिसने यहाँ पर ब्रिटिशर्स को भेजा हमारी मदद के लिए। और तीसरा कहता है आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, कि हमारी किस्मत जो है वो जुड़ी हुई है ब्रिटिशर्स के साथ में। ये तो वो थे जो ब्रिटिशर्स को अच्छा समझते थे। अब जो ब्रिटिशर्स को नहीं बुरा समझते थे वो क्या बातें करते थे। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। अब कुछ लोग कहते थे कि जो गोरे जो आए हैं ये इन्होंने आकर और हमारे राजाओं को उनकी गद्दी से हटा दिया है। डिथ्रोन मीन्स रिमूव फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब राजाओं को अपनी शासक गद्दी से हटा देना। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। वो लोग कहते थे कि मानते हैं कि कुछ राजा जो थे वो अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इस मिट्टी के तो थे, मतलब वो इंडियंस तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, और अब हम धीरे धीरे क्या हो गए हैं, स्लेव्स हो गए हैं। स्लेव मीन्स दास बन गए हैं फॉरनर्स के, अंग्रेजों के। तो ये वाला सेकंड पार्ट था जिसके अंदर कि हम धीरे धीरे करके अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे। नाउ द थर्ड स्टेप इज ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। इसके अंदर हमारा जो इंडियंस जो थे वो केवल एक यही नहीं था कि जो केवल इंग्लिश मतलब अंग्रेज़ों की मदद ले रहे थे या एक दूसरे को ही हराने में लगे हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, जिससे कि हमारे इंडियन की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉसेज हिज रिलीजन, मतलब अलग अलग तरीके की बातें थी कि जो इस समुद्र को क्रॉस करेगा, जो इस लाइन को क्रॉस करेगा, वो अपने धर्म को भ्रष्ट कर देगा, वो अपने धर्म को खो देगा। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। जितनी भी कमियां, जितनी भी परेशानियां होती हैं, जो भी कुछ होता है वो सब वुमन की औरतों की वजह से होता है। ये सब मतलब अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे वो लोग। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस had lost self respect, the British scorned them। सच बात ये थी कि जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को खो दिया था। एंड द ब्रिटिश scorned them। scorned means felt and expressed contempt for someone, मतलब जो फिर महसूस कर सकते थे इस सब चीज़ों को कि इंडियंस की कुछ खुद की कोई भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट।
इनकेपेबल ऑफ हॉनेस्टी। ट्रू योर ऑनर, बट आई एम हॉनेस्ट। अब इस बबल्स के अंदर दिखाया गया है कि एक अंग्रेज कह रहा है कि जो यहाँ पे नेटिव्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो काम के नहीं है, वो मतलब अनवर्दी हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कैपेबल नहीं है, होनेस्ट नहीं है। और दूसरी तरफ एक इंडियन दिखाया गया है जो कहता है कि ट्रू, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो योर ऑनर, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। मतलब वो क्या उनकी हमें हाँ मिला रहा है कि हाँ बाकी सब होनेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ईमानदार हूँ, मैं बिल्कुल आपके लिए होनेस्ट हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. As a merchant, जो इंग्लिश मर्चेंट्स थे, वो मतलब एक मर्चेंट होने के नाते तो वो लोग क्या चाहते थे कि जल्दी से उनको हर चीज़ में जल्दी फटाफट से मुनाफा चाहिए होता था, प्रॉफिट चाहिए होता। तो इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े हैवी टैक्सेस उन पर लगा दिए फार्मर्स पर, और जिनकी वजह से फार्मर्स को अपनी ज़मीनें खोनी पड़ी। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। यहाँ बबल्स के अंदर दिखाया गया है कि एक जो फार्मर है वो एक इंग्लिश मर्चेंट से बात कर रहा है और उनको कह रहा है कि आपके जो मैन हैं, आपके जो लोग हैं, उन्होंने मेरी सारी फसलों को ले लिया है। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। मतलब पूरी क्रॉप, पूरी फसल, पूरे साल की फसल लेने के बाद भी अब वो अंग्रेज मर्चेंट जो है, इंग्लिश मर्चेंट जो है, वो फार्मर को कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर अभी भी टैक्स की रकम यानी कि कर्ज बकाया है। अगर कुछ ही दिनों में, अगर अगले हफ्ते तक तुमने उसको नहीं दिया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अब ये सब तो वो कर ही रहे थे, एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे इंडियंस को। इसके अलावा भी उन्होंने सोचा और कई तरीके और कई मेथड निकाले जिससे कि उनको और भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड should not have any import duty when brought into India. A good idea. The East India Company's laws began to cripple Indian industries. अब यहाँ पर जो मेथड बताया गया है उसके थ्रू ये बताया गया है कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी वो कैसे नीचे गिरी, मतलब कैसे ध्वस्त हुई, कैसे उनको लॉस होना स्टार्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मतलब इंग्लिश मर्चेंट्स ने एक रूल बनाया कि जब आप यहाँ से इंडिया से वो कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ पर इंग्लैंड ले जाते थे, और इंग्लैंड से वही कच्चे माल से बनकर सामान तैयार होकर वापस इंडिया के अंदर आता था। तो जब यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, तो वो चीज़ उनको सस्ती पड़ती थी। और लेकिन जब वो इंग्लैंड से वो सामान तैयार होकर वापस इंडिया के अंदर आता था तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा देते थे, जिससे कि वो चीज़ महंगी हो जाती थी। मतलब हम अपनी ही चीज़ को और बहुत ज़्यादा पैसों के अंदर खरीद रहे थे। तो इससे क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो ख़राब होने लगी, मतलब वो उन लॉस में जाने लगी। Inevitably, famines followed. Between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of starvation. अब यही सब कुछ चलता रहा, लोगों के ऊपर इतने बड़े बड़े उन्होंने कर्ज लगा दिए, वो उससे वसूल करने लगे, उन्होंने सब कुछ अपने अंडर में ले लिया। तो लोग क्या थे, धीरे धीरे 1822 से और 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस मारे गए स्टारवेशन की वजह से। स्टारवेशन मतलब भूख की वजह से जो है 15 लाख इंडियंस मारे गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। अब जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट जो थे, जिनको राजाओं के दरबारों में अच्छी अच्छी जगहें मिली हुई थी, जो वहाँ पर उनको एक अच्छी मतलब एक तरीके से जॉब थी और वो अच्छा कमाते थे, वो सब वो जॉब उनकी छिन गई थी। तो वो लोग अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। वो स्टारवेशन की वजह से, मतलब भूख की वजह से धीरे धीरे करके मर रहे थे, गरीब हो गए थे बिल्कुल। नाउ द फोर्थ स्टेप, यहाँ पर राजा के बारे में बताया गया है कि किस राजा ने किस तरीके से रूल किया, मतलब किस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हेल्प की औरों की, और कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी। फोर्थ इज राम मोहन राय, 1772 to 1833। राम मोहन राय, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the कंट्री। एक जो राजा थे, राजा राम मोहन राय, उन्हें समझ आ गया था, बंगाल के रहने वाले थे और वो समझ गए थे कि अपने देश में गलत क्या हो रहा है। लेट अस नॉट डेस्पाइज आवर सेल्स, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स।
वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशन हैव बीन रूइंग अस। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमें अपने आप को उठाना होगा, मतलब हम जो नीचे गिरते जा रहे हैं, हमें अपने आप को संभालना होगा। हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो बहुत महान है, मतलब हमें अंग्रेजों की सभ्यता को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो खुद की भारतीय जो सभ्यता है वो बहुत महान है और हम कैपेबल हैं कि हम उसके थ्रू किसी भी अचीवमेंट को, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी सोसाइटी के अंदर से सुपरस्टिशन नाम चीज़ को हटाना होगा, क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी खराब होती जा रही है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, राजा राम मोहन राय वाइफ का नाम था उमा। काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। वो अपनी वाइफ को समझा रहे हैं कि जो गायें होती हैं उनका कलर सबका अलग अलग हो सकता है, मतलब कोई वाइट कलर की हो सकती है, कोई ब्लैक कलर की हो सकती है, कोई वाइट और ब्लैक की मिक्सअप हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन सब का जो मिल्क होता है, मतलब वो जो मिल्क हमको देती हैं उसका कलर एक ही होता है, वाइट। उनका जो मिल्क आता है वो केवल वाइट होता है, चाहे काऊ का कलर कैसा भी हो। इसी तरीके से कि वो ये जो कह रहे हैं कि जो ये इसके धर्मों के जो लीडर हैं वो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन सबका मकसद, सबका मोरल एक ही निकलता है, अपने धर्म की रक्षा। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। जो राजा राम मोहन राय थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे थ्रू द साइंस और मॉडर्न नॉलेज। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका मानना था कि जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हमने किताबों में पढ़ा और ख़त्म, नहीं, ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाए जा सके, और वो साइंटिफिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स को ये चीज़ सही नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके थ्रू उनका जो रूल था वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब लोगों के बीच मन में उनके लिए गलत भाव पैदा हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको स्टॉप करवा दिया 1823 के अंदर। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी what made the British powerful. There he told them. अब उन्होंने क्या किया, समुद्रों को पार किया, मतलब वो इंग्लैंड पहुँचे, समुद्रों को क्रॉस करके वो इंग्लैंड पहुँचे, ये देखने के लिए कि वो कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा पावरफुल बना रही है कि उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना शासन स्थापित कर दिया है। We accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. उन्होंने कहा कि हम आपको एज ए रूलर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, और हम अब यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और आप हमें अपना एज ए सब्जेक्ट आप हमको ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हो, बट लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, अपनी जिम्मेदारियाँ, कि आप हमारा शोषण मत करो, हमारा जो हक है वो हमें दो, हम आपको एज ए रूलर भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्होंने ऐसा ब्रिटिशर्स को कहा। नाउ द फिफ्थ स्टेप, ऑपरेशंस, कि क्या क्या चीज़ें चली, क्या क्या क्रांतियाँ स्टार्ट हुई। टाइमिंग 1765 टू 1835, बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस इन 1880. They had passed Regulation 3rd. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. लेकिन ऑपरेशन मतलब दबाना, किसी चीज़ को दबाना। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो कंटिन्यू इंडियंस को दबाते जा रहे थे। उन्होंने 1818 के अंदर एक रूल रेगुलेशन 3rd पास किया, जिसके अंदर मतलब रेगुलेशन 3rd का मीनिंग ये था कि वो इंडियंस को बिना किसी मतलब बिना कोर्ट में पेश किए, बिना किसी सबूत के वो इंडियंस को पकड़ सकते थे और ले जाकर जेल में बंद कर सकते थे। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको इंडिया के अंदर बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी और उनके खुद के प्राइवेट बिजनेसेस भी बहुत अच्छे चल रहे थे। बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया।
1829 के अंदर ब्रिटेन ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया ब्रिटिश गुड को, मतलब ब्रिटिश से को लाया हुआ सामान वर्थ 7 करोड़, जिसकी कीमत थी 7 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर। द ब्रिटिश प्रपोज्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। अब क्योंकि उसने अपना सामान लाना इंडिया के अंदर शुरू कर दिया था, तो क्योंकि अब उनका जो रूल था हमारे ऊपर, तो वो लोग अपने ही गुड्स को मार्केट में अवेलेबल होने दे रहे थे। इससे क्या हो रहा था, इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर थी। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम, द bonds of cotton waves are bleaching the plains of India। कि जो इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, कॉटन। मतलब कॉटन जो है अपने इंडिया के अंदर बेसिकली ज़्यादा मिलता है बजाय दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। तो वीव्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। नाउ द 6th पार्ट, डिससेटिस्फिकेशन। अब जो इंडिया के अंदर इनका रूल हो रहा था, इसकी वजह से जो राजा पहले खुश थे, धीरे धीरे करके वो नाराज़ होने लगे। वहाँ की प्रजा जो थी वो भी नाराज़ होने लगी, यानी कि उनके रूल से क्या डिससेटिस्फिकेशन लोगों के अंदर आया, वो आया 1835 टू 1856 के अंदर। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change। जो इंडिया के अंदर जो एजुकेशन थी वो 2 लैंग्वेजेस के अंदर थी, एक तो पर्शियन और दूसरी संस्कृत। तो 1835 के अंदर एक इंग्लिशमैन थे जिनका नाम था मैकले, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें इसको चेंज करना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ के नेटिव्स को भी क्या सिखानी चाहिए, इंग्लिश सिखानी चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड कलर्स टू whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. इंग्लिश एजुकेशन जो थी वो कलर्स को दी जाएगी, टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स, जिससे कि उनको ब्रिटिशर्स रूल के अंदर भी उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकेंगी, जिससे उनकी जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और आगे आने वाली जनरेशन जो थी उसको भी आगे इम्प्रूवमेंट होगा। तो इससे कि अगर एक अगर एजुकेट होगा तो उसके थ्रू दूसरा भी एजुकेट होगा, एक से दूसरे को वो अपने भाइयों को एजुकेट कर पाएंगे। नाउ सी द मैप ऑफ इंडिया। आपने इससे पहले ऊपर मैप देखा था जिसके अंदर येलो पार्ट ज़्यादा था और पिंक पार्ट कम था। येलो पार्ट मीन्स जहाँ पर कि इंडियन प्रिंसेस रूल कर रहे थे, और पिंक पार्ट कौन सा था, जहाँ पर कि ब्रिटिश रूलर जो थे वो रूल कर रहे थे। लेकिन अभी ये जो सेकंड वाला मैप है इसके अंदर देखिए येलो पार्ट कम हो गया और पिंक पार्ट ज़्यादा हो गया। ये था बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कंक्वेड द होल ऑफ इंडिया, कि उन्होंने धीरे धीरे करके देखो कैसे सारे इंडिया के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया था, रूल कर लिया था। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वो बहुत ज़्यादा कम सोचते थे इंडियंस की ज़रूरतों के बारे में। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राजा हैं हमारे वो इन अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतलियाँ बन गई हैं और हमने अपनी जो जॉब्स थी, हमारी जो नौकरियाँ थी वो हमने खो दी हैं। एंड लैंड्स, दूसरा कहता है और ज़मीनें भी। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे भाइयों को बदल दिया है, मतलब कुछ जिनको जो पढ़े लिखे थे उनको अपने पास रख लिया है, कुछ जो मतलब लालची थे वो उनके दास बन गए थे, उनकी जी हजूरी करते थे, वो उन्हीं के साथ रहते थे। मतलब उनको क्या कहना है कि उन्होंने हमारे ही भाइयों को कन्वर्ट कर दिया है। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। कि तुम सिर्फ वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि अब हम क्या सिर्फ बातें ही करते रहोगे तुम लोग, हमें कुछ करना चाहिए इनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए, इंडिया से बाहर निकालने के लिए। नाउ द स्पार्क्स, अब वो चिंगारी जिससे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडिपेंडेंस जो वॉर थी हमारी, वो स्टार्ट हुई 1855 to 1857. Taxes continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike.
अब जो धीरे धीरे टैक्सेस जो ये ब्रिटिशर्स थे बढ़ाते जा रहे थे, उससे क्या हो रहा था कि वहाँ के जो फार्मर्स जो थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे। लैंडलॉर्ड्स भी ख़त्म होते जा रहे थे, उनकी ज़मीनें भी क्योंकि उन्होंने नए नए रूल्स बना दिए थे, उनके थ्रू वो उनकी जो ज़मीनें थी वो भी उनके अंदर उनके पास चली जा रही थी। तो उससे जो थे वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे, बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। डिसकंटेंट वाज ब्रीमिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। जो ये जो इसकी चिंगारी थी, बदले की जो चिंगारी थी, बदले की जो भावना थी, जो रिबेल था, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि किसानों के अंदर, लैंडलॉर्ड्स के अंदर ही था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसके अंदर भी था, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे कुछ इंडियंस थे। द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। जो ब्रिटिशर्स के जो सोल्जर्स थे उनको अच्छी सैलरी मिलती थी, और सेम पोजीशन पर होने के बावजूद इंडियन जो सोल्जर्स थे उनको वहाँ पर सैलरी कम मिलती थी। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, और उनको प्रमोशन भी बहुत कम मिलता था। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज द टोपीवाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। अब वो लोग हंसी मजाक करते थे, मतलब उनका मजाक उड़ाते थे इंडियंस का, अंग्रेज जो थे, कि तुम अपने इन सीज़ को, इन समुद्रों को क्रॉस करो, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया गया था कि हमारे सुपरस्टिशियस थे, कि हमारे रिलीजन के खिलाफ था समुद्र को पार करना, अपनी चीज़ों को उनको पार करना। सिपाही मंगल पांडे, यहाँ पे सिपाही को ब्रिटिशर जो थे सिपाही बोलते थे, तो सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले जो क्रांति जो हमने स्टार्ट की थी रिबेल के लिए, वॉर जो स्टार्ट की थी, उसमें सबसे पहला स्टेप उठाया था मंगल पांडे ने, अपने ही रेजिमेंट के एक उस पर उन्होंने अटैक कर दिया था। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। अब उनके साथ साथ और भी कई हजार जो सिपाही थे वो इस रिवोल्ट में उतर गए थे, और उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स, अंग्रेजों के दी हुई यूनिफॉर्म्स को उतार फेंका था। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, उनको और मतलब उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी थी उनके साथ में। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ ही इंग्लिशमैन थे, मतलब कुछ ही ऐसे अंग्रेज थे जो कि कंडीशन, इंडियन की कंडीशन समझते थे, उनके कस्टम्स को समझते थे। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, व्हाट द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। क्रांति का सबसे बड़ा कारण था कारतूस के ऊपर लगी हुई सूअर और गाय की चर्बी। कारतूस मतलब जो ब्लड्स जो थी, जो उनको डाला जाता था, तो उसके ऊपर एक कैप होती जिसको मुंह से निकालना पड़ता था। और क्योंकि हम इंडियंस ब्राह्मण जो थे वो क्या करते थे, जानवर वगैरह को नहीं खाते थे, तो इनके लिए वो पाप के बराबर था, रिलीजियंस के थ्रू वो बिल्कुल पाप के बराबर था। तो जब उनको पता चला ब्राह्मण सोल्जर्स को कि ये जो कारतूस हैं उनके ऊपर गाय की और सूअर की चर्बी लगाई गई है, तो ये सबसे बड़ा कारण बना था उस टाइम पे वॉर का। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. अब वॉर करने के लिए अकेला आदमी तो वॉर लड़ नहीं सकता, और क्योंकि अंग्रेजों ने पूरे इंडिया को के ऊपर रूल कर रखा था, तो हमें सभी की हमें मतलब उनको सबका साथ चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने सिंबल्स लिए, जैसे कि चपाती, लोटस, कि एक दूसरे तक चपाती पहुंचाई, ताकि ये पता चल सके कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं, कौन हमारा साथ देगा, जिससे कि हम आगे की एक स्ट्रेटजी बना सके और आगे हम अंग्रेजों को अपने इंडिया से बाहर निकाल सकें। तो चपातीस जो थी एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाई गई, ये पता लगाया गया कि कौन सा गांव इस रिवोल्ट में हमारे साथ है। तो कई गांवों ने बोला कि हाँ हम तुम्हारे साथ है। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, उसी जैसे कि चपातियाँ सर्कुलेट हुई थी एक गांव से दूसरे गांव में, ऐसे ही आर्मी के अंदर, यानी कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर जो इंडियन सोल्जर्स थे उन तक लोटस सर्कुलेट हुआ। डेथ टू द फॉरनर्स, अब उनका मोटिव क्या था, फॉरनर्स के को मारना। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द
पैट्रियट्स। अब जो लोग थे वहाँ पर, जो नेटिव्स जो थे, वो बिल्कुल सब तरीके से मदद कर रहे थे, शेल्टर छत्र छाया दे रहे थे उन पैट्रियट्स को। पैट्रियट्स मतलब देशभक्तों को जो इस क्रांति के अंदर लड़ रहे थे। नाउ द 8th पार्ट, रिवोल्ट, युद्ध। अब युद्ध कैसे होता है, क्रांति कैसे होती है 1857 की। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। अब सबसे बड़ा जो था वायलेंट हुआ, आउटब्रेक हुआ मेरठ के अंदर। जो किसने किया था, अभी जो ऊपर मैंने एक सोल्जर बताया था, मंगल पांडे। द सिपाही मार्च टू दिल्ली। जो सिपाही थे वो दिल्ली तक पहुंचे। लॉन्ग लिव आवर एम्पियर बहादुर शाह, बोलते हुए कि आप सलामत रहें बहादुर शाह। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। अब ये जो रिबेलियंस थे वो फैल गए बहुत दूर दूर तक। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सॉर। बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपनी ज़मीनों को खो चुके थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, और वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। अब जो वो कह रहे हैं कि जो वाइट मैन्स हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनका जो रूल है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे उनके इस साम्राज्य को, उनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए, इंडिया से बाहर निकालने के लिए। नाउ द 9th स्टेप, द फाइट फॉर फ्रीडम। अब जो हमने लड़ाई लड़ी फ्रीडम के लिए 1857 के अंदर, वो मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। कई ऐसे रूलर्स थे, उनमें से एक बेगम हजरत महल थी लखनऊ की, वो भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, मतलब उनका मन खट्टा हो गया था ब्रिटिशर्स के लिए। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। वो मान रही थी कि ये उन्होंने हमारा साम्राज्य छीन लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फाजियाबाद टोल्ड द पीपल। बहुत नामी गामी जो रूलर्स थे वो सामने आ रहे थे, लीडर्स जो थे, और वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि आगे हमें क्या करना है और हमें कैसे इंडियंस को मतलब ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है। राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइंग आवर लैंड। उठो भाइयों उठो, और उन्हें मतलब जो अंग्रेज हैं वो हमारी ज़मीनों को रुइन कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। दे ज्वाइन द अपसर्च अंगेज द फॉरनर। मतलब उन सब ने, जो लीडर्स जो थे, उन सब ने क्या किया, जो रिवोल्ट चल रही थी, क्रांति चल रही थी, उसके अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ उनमें शामिल हो गए। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बर्ली, कानपुर एंड इलाहाबाद। जो लोग थे वो भी खड़े हो गए थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ कई जगह, बर्ली के अंदर, कानपुर के अंदर और इलाहाबाद के अंदर। अजमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अजमुल्ला खान ने कहा था तात्या टोपे को कि हमें पेशवा नाना साहेब को एज ए लीडर, इस इंडिपेंडेंस वॉर का एज ए लीडर हमें चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। 80-year-old कंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज wrist. मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। अब जो है मतलब तात्या टोपे वगैरह इस सब इसके अंदर शामिल हुए। पेशवा साहिब जो थे वो इनको इस वॉर का उनको लीडर बनाया गया। और जो कंवर सिंह जो थे बिहार के थे, उन्होंने अपने कलाई के ऊपर एक बुलेट ली, उनको लगी वहाँ पे, और उन्होंने मदर गंगा को, माता मतलब जो गंगा नदी है उसको संबोधित करते हुए कहा था, मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि ये मेरा आखिरी सलाम, मेरी आखिरी आहुति है आपके लिए। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द स्टोरी and the theme of this story is Indians' struggle for independence. It depicts how the British came to power and the early struggles of the Indians towards regaining their independence. तो ये जो थीम थी स्टोरी की, ये थी कि कैसे इंडियंस ने स्ट्रगल किया अपने इंडिपेंडेंस को पाने के लिए, कैसे करके ब्रिटिशर्स जो थे अपने इंडिया के अंदर घुसे, कैसे वो पावरफुल बने, और कैसे फिर इंडियंस ने अपने आप को दोबारा से मतलब मजबूत बनाया और अपनी जो आज़ादी थी वो हासिल की। सो थैंक यू।